हिंदी साहित्य में आज सुनिए डॉक्टर उर्मिला शुक्ल जी की लिखी हुई कहानी उजास और कालिमा के आर पार। उर्मिला शुक्ल हिंदी साहित्य में स्थापित नाम है। छत्तीसगढ़ की रहने वाली उर्मिला जी कहानी लिखती हैं, कविता रचती हैं और आलोचना करती हैं। तो प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी उजास और कालिमा के आर पार। डॉक्टर शेखर के चले जाने के बाद भी वे देर तक मंत्रबिद्ध सी बैठी थीं। उनकी गहरी आंखें जैसे उनकी आंखों में ठहर सी गई थीं। अपने आप पर चकित थीं वे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि कोई मन पर इस कदर। वे सोच रही थीं कि भीतर से आवाज़ सी आई थी, ऐसा कभी हुआ नहीं या कि होने नहीं दिया तुमने। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं कि मैंने कभी ऐसा होने नहीं दिया कि कोई मेरे मन तक पहुंच सके। तमाम उम्र अपने आप को साधती रही मैं, वरन उस समय उम्र भी तो वही थी जिसमें, मगर मनोज का दिया वो घाव इतना गहरा था कि अपनी उम्र और देह को पीछे ठेल कर बहुत आगे बढ़ गई थी मैं। फिर मेरे कंधों पर अंकुर की जिम्मेदारियां भी तो थीं। मैं नहीं चाहती थी कि उसे किसी तरह की असुरक्षा का बोध हो। सो जीवन भर अकेले ही रहने का फैसला किया था मैंने, और उसकी जिम्मेदारियों में डूबी मैं उसी के लिए जीती चली गई थी। सच कहूँ तो मनोज के दिए उस घाव के चलते मुझे कभी किसी की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई थी। एक नफ़रत सी तारी रहती थी मन में जो कभी कुछ सोचने ही नहीं देती थी। मगर अब पढ़ने लिखने को ही अपना जीवन मानकर उसी में डूबी रहने वाली मैं एक अजीब सा खालीपन से भर उठी हूँ। इधर के कुछ बरसों में मेरे जीवन में ये खालीपन क्यों उतर आया है? शायद अंकुर के दूर चले जाने से, मगर वो तो एक अरसे से मुझसे दूर ही रहा है। पहले पढ़ाई के चलते, फिर नौकरी के लिए, फिर ऐसा क्या हुआ कि शायद उम्र का तकाजा है ये। चढ़ती उम्र में जोश, उमंग और जिम्मेदारियों की रौ में अकेलेपन का एहसास ही नहीं होता है, मगर ढलती उम्र ये तो कदम कदम पर सहारा मांगने लगती है। शायद इसीलिए डॉक्टर शेखर का साथ मुझे अच्छा लगने लगा है, और आज जब उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा तो मेरे भीतर से कोई प्रतिरोध तक नहीं उभरा, और अभी भी मुझे लग रहा है कि उनका प्रस्ताव गलत नहीं था। सोचते हुए उनकी आंखों में एक बार फिर डॉक्टर शेखर की छवि उभर आई थी। तो क्या मुझे डॉक्टर शेखर से प्रेम हो गया है, या ये मेरा अकेलापन ही है जिसे अब किसी साथी की दरकार है? नहीं, प्रेम जैसी कोई बात नहीं है। शायद ये मेरा अकेलापन ही है कि डॉक्टर शेखर का साथ मुझे भाने लगा है, और इसमें कुछ गलत भी कहाँ है। जीवन के इस पड़ाव पर किसी के साथ की ज़रूरत तो होती ही है, और कुछ अधिक ही होती है। जब देह साथ छोड़ने लगती है तो मन भी कमज़ोर हो जाता है। क्या इसीलिए मैं, हाँ यही सच है, इन दोनों नितांत अकेली रह गई हूँ मैं, शायद इसीलिए। और अगर ये प्रेम ही है तो भी क्या हुआ? प्रेम कोई गुनाह तो नहीं। मेरे इस अकेले सफ़र में अगर डॉक्टर शेखर मेरे हमसफ़र बन जाते हैं तो इसमें बुराई ही क्या है? वे अपनी इन्हीं सोचों में इस कदर घिरी हुई थीं कि उन्हें समय का भी भान नहीं रहा। जब घड़ी ने 11 बजाए तब उनकी तंद्रा टूटी थी। ओह, कॉलेज जाने का समय हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। आज तो ज़रूर देर हो जाएगी। सोचते हुए वे उठीं तो डॉक्टर शेखर का दिया पैकेट नीचे गिर पड़ा था। उन्होंने उसे उठाया तो जिज्ञासा सी हुई थी कि देखें भला क्या है इसमें, और जब उसे खोला तो पल भर को उनकी नज़रें कठुआ सी गई थीं। ये क्या? ये तो, उसे देखते उनके अतीत के कपाट भड़बड़ा उठे थे। बहुत बेचैन हो उठी थी वे। ये वही रंग था जिसे उन्होंने अपने जीवन से निष्कासित कर रखा था। यही रंग तो था जिसने, फिर लाल पाड़ वाली वो पीली साड़ी उनकी आंखों के सामने घूम उठी थी, और उसके साथ ही उत्तर आया था वो दिन जिसकी याद उनके कलेजे में नश्तर सी चुभोती रही है। कितनी कोशिशें की कि उस दिन को भूल जाऊं, मगर कहाँ भूल पाती हूँ। गाहे बगाहे वो आ ही खड़ा होता है मेरे सामने, और आज तो, सोचते हुए मनोज के कहे हुए शब्द उनके कानों में बज उठे। कितना मुश्किल है उन शब्दों को भूलना, कितने मारक थे उसके वे शब्द। यूं ही शादी के बाद वो अक्सर ही अपने शब्द बाणों से बींधने लगा था मुझे तकलीफ़ देकर ही आनंद मिलता था उससे। तभी तो कई बार तो वो बिना कुछ बोले ही अपनी नज़रों से इतना कुछ कह देता था कि ओहो, शायद शक उसका स्थायी भाव ही हो गया था। कितना जानलेवा होता है शक, इसे मुझसे बेहतर कौन जान सकता है भला।
शक का दीमक प्रेम को, जीवन को चाट जाता है। ये बात मैं जानती थी। इसीलिए तो मैंने शक के दीमक को मारने की भरपूर कोशिश की थी, पर मेरी हर कोशिश बेकार चली गई थी और मैं हार गई थी। अपने शक के चलते मुझे ना जाने किन किन लोगों का हमबिस्तर मान लिया था उसने। मर्द के लिए कितना आसान होता है किसी के साथ भी औरत की देह को जोड़ देना। इतनी आसानी से कैसे उसकी देह को किसी और से जोड़ लेता है वो? क्या ये इतना आसान है? क्या औरत की देह इतनी निष्प्रह होती है कि वो किसी के भी साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। औरत की बनावट ही कुछ ऐसी होती है कि उसके लिए मन से परे कुछ होता ही नहीं। मगर मर्द कहाँ समझ पाता है उसे? उसकी नज़र में तो वो देह ही होती है, सिर्फ देह। वो तो बिरले ही होते हैं जो औरत के मन तक पहुँच पाते हैं। मगर मनोज, वो सोचती हुई वे अतीत के पन्ने पलटने लगी थी। शादी के बाद कुछ समय तक तो सब ठीक ही रहा, मगर फिर मनोज की सारी हकीकत सामने आ गई थी और वे समझ गई थीं कि मनोज उन बिरले पुरुषों में नहीं था जो स्त्री को देह से नहीं उसके मन को चीन्हते हैं। मनोज का असली रूप देखकर उन्हें एक झटका सा लगा था। उनका प्रेम विवाह था, सो उन्हें विश्वास था कि वो उन्हें पूरी तरह से समझता है। मगर उनका वो विश्वास तब दरक गया था जब शक के पहले दीमक ने उनके मर्म स्थल को लहूलुहान कर दिया था। बहुत आहत हुई थी वे, मगर फिर भी उसे समझाने की कोशिश की थी। उसके अविश्वास को भरपूर विश्वास दिलाया था उन्होंने, मगर उसके शक का दीमक जब तब उभर ही आता था। बहुत तकलीफ़ होती थी उन्हें, मगर तब तक अंकुर का जन्म हो चुका था, सो साथ तो निभाना ही था, और पत्नी धर्म भी। शक की सेज पर पत्नी धर्म निभाना कितना कष्टकर होता है, इसे उनसे अधिक कौन जान सकता है। फिर भी वे अपना पत्नी धर्म निभाने की कोशिश कर रही थीं ताकि शक की कोई गुंजाइश ही न बचे। फिर तो उन्होंने अपने आप को एक दायरे में समेट लिया था, उस दायरे में किसी और का प्रवेश तक वर्जित कर लिया था। वे भरपूर कोशिशें करती कि ऐसी कोई नौबत ही ना आए कि, मगर फिर भी आए दिन कुछ ना कुछ घट ही जाता था और वो उन्हें लहूलुहान कर देता। कई बार उन्हें लगता कि ये तो साथ निभाने लायक ही नहीं है, मगर फिर भी वे अंकुर के लिए उसका साथ निभाती जा रही थीं। मगर उस दिन तो वो अपनी सारी हदें ही पार कर गया था। सोचते हुए उनकी आंखों में वो दिन उतरने लगा था। उस दिन महालक्ष्मी की पूजा थी। मनोज ने अपने दोस्त ओम को भी बुलाया था। मनोज के बचपन का दोस्त था वो, बचपन का संग साथ था, सो बचपन से निश्चल और बिंदास थी उसकी दोस्ती। तभी तो उन्हें देखते बेसाख्ता बोल उठा था वो, वाह यार, मान गए तेरी किस्मत को, भाभी तो सचमुच हूर। मगर कहते कहते रुक गया था वो। शायद मनोज के सख्त होते चेहरे पर उसकी नज़रें चली गई थीं और वो समझ गया था कि मनोज की बातें अच्छी नहीं लगीं। मगर उसे आश्चर्य हुआ था मनोज के स्वरूप पर। उनके बीच तो ये सब चलता ही रहता था, अपना सब कुछ साझा करते रहते हुए। फिर उसने ऐसा कुछ भी तो नहीं कहा था कि, इसीलिए वो जानना चाहता था उस कारण को जिसके चलते मनोज इतना परेशान सा लगा। वो पूछना चाहता था उससे, मगर मनोज ने एक खामोशी सी ओढ़ ली थी, एक उपेक्षा भरी खामोशी जिससे चाह कर भी भेद नहीं पाया था वो। फिर भी खाने पर भी तो उसने खाने की महज औपचारिकता ही निभाई थी और जल्दी ही लौट गया था। उसके जाते ही, तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आ सकती क्या? मनोज ने कहा तो वे चकित होकर उसे देखने लगी थी। अब ऐसे क्या देख रही हो, जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। मैं जानता हूँ सब कुछ जानबूझकर करती हो तुम। ऐसी सजी धजी रहती हो मानो फैशन परेड में शामिल होना हो। अपनी सुंदरता दिखाने का कोई भी मौका नहीं चूकती हो तुम। और ये पारदर्शी साड़ी कब तक नई नवेली बनकर लोगों को रिझाती रहोगी? लोगों को रिझाने का इतना ही शौक है तो जाओ जाकर किसी कोठे पर बैठ जाओ। कहते हुए मनोज ने इतने जोरों से उनकी साड़ी खींची थी कि उसका खूबसूरत आंचल तार तार हो उठा था। उन्होंने देखा आधी साड़ी मनोज के हाथों में उलझ गई थी और आधी उनकी कमर से खुलकर नीचे लथड़ने लगी थी। उस आकस्मिक आक्रमण के लिए तैयार नहीं थी वे, सो बस अवाक से उसे देख ही रही थी कि साली बज्जात, मैं तुझे पहली रात को ही जान गया था कि तू वर्जिन नहीं है, पता नहीं किस किस के साथ, फिर भी मैं तेरी जैसी औरत से। कहकर उसने अपने हाथ में लिपटे आंचल के उस टुकड़े को जोर से उछाला और बाहर निकल गया था। और वर्जिन, वो एक शब्द पिघले शीशे सा कानों में खदबदा उठा था। फिर आगे के शब्द उसी खदबदाहट में खो गए थे और वे कठुआई सी देखती रह गई थी अपने आंचल के उस टुकड़े को जो तार तार होकर दहलीज के बाहर जा पड़ा था।
फिर उनकी आंखों में उतर आया था पहली रात का वो दृश्य जब एकाएक मनोज का व्यवहार बदल गया था। तो ये वजह थी उसके उस व्यवहार की। फिर उनकी आंखों में पूरी रात उतर चली थी जब समर्पण के उन पलों के तुरंत बाद अचानक ही उसकी आंखें बिस्तर पर कुछ तलाशने लगी थी। उसके पूछने पर टाल तो गया था, मगर फिर उसके व्यवहार में एक ठंडापन सा उतर आया था। तब अचानक उग आए इस ठंडेपन का कारण नहीं समझ पाई थी वे, पर उस दिन उस एक शब्द ने बीती सभी घटनाओं के तार जोड़ दिए थे। फिर तो सारी बीती घटनाएं आंखों में घुमड़ उठी थीं। उन्हें अब याद आ रही थी उसकी वो हरकतें जो उन्हें आहत करने के लिए ही करता था वो। फिर तो उन्हें आहत करने वाले जुमले उछालना उसकी आदत में ही शामिल हो गया था, और फैशन परेड ये शब्द तो जैसे उसका तकिया कलाम ही हो गया था। ऐसा कौन सा फैशन करती थी मैं? बस बिंदी और सिंदूर ही तो लगाती थी, वो भी ये सोचकर कि बिंदी सिंदूर तो हमारी परंपरा है, फैशन नहीं, एक सुहागन की पहचान है ये। फिर बाद में मैंने वो भी छोड़ दिया था। गहरे चटक रंगों से नाता ही तोड़ लिया था मैंने। उस दिन के बाद तो लगभग रंगहीन जीवन ही अपना लिया था। पर उसका शक क्या दूर हो पाया? वो नहीं, फिर तो उसके तानों में और भी नए जुमले शामिल हो गए थे। अच्छा, तो अब कन्याकुमारी दिखना चाहती हो ताकि शिकार करने में आसानी हो? सिंदूर देखकर शिकार तो बिदक ही जाएगा ना। जब उसने ये कहा तो वे कुछ कह नहीं पाई थी, बस अवाक सी कुछ देर उसे देखती रहीं, फिर नज़रें हटा लीं कि वो कहीं कुछ नया जुमला न उछाल दे। और वे फिर उस घटना वाले दिन महालक्ष्मी की पूजा थी, और पूजा में तो पीला या लाल रंग ही शुभ माना जाता है। सो इसलिए मुझे कहाँ मालूम था कि कोई आने वाला है। वैसे भी जिसके दिमाग में गलीज ही गलीज भरा हो उसका तो कुछ हो नहीं सकता है। तब तक मैंने केवल सुना ही था कि शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है, मगर अपने जीवन में से प्रत्यक्ष देख रही थी मैं। फिर भी मैं उसका साथ निभाती चली जा रही थी, मगर उस दिन उसके एक शब्द ने मेरा सहेजा सारा धैर्य ही बिखेर दिया था। छी, कितनी गजालत भरी थी उसके भीतर। आज के इस युग में भी ऐसी सोच। आज जब लड़कियां तरह तरह के शारीरिक श्रम करती हैं, लंबी कूद, ऊंची कूद जैसे खेलों में हिस्सा लेती हैं, तब भी सतीत्व परीक्षण के लिए वही पुरातन मानदंड। मैं भी तो खेल से जुड़ी हुई थी, नेशनल खिलाड़ी थी मैं, लड़कों जैसे ही शारीरिक क्रियाकलापों में भाग लेती थी। सो वो नाजुक सी झिल्ली कब फट गई मुझे तो पता ही नहीं चला था। मैं एक अच्छी खिलाड़ी रही हूँ, मेरे खाते में कई मेडल और अवार्ड शामिल रहे हैं। ये बात मनोज भी जानता था। तो क्या वो ये नहीं जानता था कि तथाकथित कौमार्य की प्रतीक वो झिल्ली इस कारण भी? मगर उसने इसे ही मेरे वजूद को लहूलुहान कर देने का हथियार बनाया था। शायद उसे लगा था कि औरों की तरह मैं भी लोक लाज के डर से चुप रह जाऊंगी। मेरे पास तो पुख्ता आधार थे, मैं उससे जवाब दे सकती थी। बाधा दौड़, ऊंची कूद की तो चैंपियन रही थी मैं। बड़ी आसानी से उसकी इस पुरुषवादी सोच को गलत सिद्ध कर सकती थी मैं। पर क्यों सिद्ध करती? क्यों स्पष्टीकरण देती उसे? क्यों बताती कि जिसे वो मेरी चरित्रहीनता का आधार बना रहा है वो बिल्कुल निराधार है? और फिर पहले भी तो मैंने कोई कम कोशिशें नहीं की थी, पर उसका शक दूर हुआ नहीं ना, उल्टा उसका शक और बढ़ता ही चला गया था। सोचती हुई उनकी आंखों में कुछ वाक़े और उभर आए थे जिस पर पहले उनका ध्यान ही नहीं गया था। फिर तो सोच का सिलसिला और लंबा हो चला था। मुझे लगा था कि शादी होते ही मनोज एकदम बदल गया है। शादी से पहले तो ऐसा नहीं था, तब तो मेरे पहनावे और सलीके का कितना कायल था वो। मगर शादी के बाद उसे मेरी कोई बात अच्छी ही नहीं लगती थी, बल्कि जिस सौंदर्य का वो दीवाना था वही सौंदर्य अब उसका दुश्मन बन बैठा था। मगर मैं गलत थी। शादी के पहले भी तो कई ऐसी बातें हुई थीं जो उसकी सोच को उजागर करती थीं, मगर तब मैं प्यार की खुमारी में कुछ समझ ही नहीं पाई थी। वरना एक बार जब हम फिल्म देखने गए थे और एक लड़के ने मुझे जानबूझकर धक्का मारा था, तब भी तो मनोज ने मुझे बनने ठन्ने का ताना दिया था। बस फ़र्क ये था कि वो ताना हंसकर दिया गया था। फिर तो उन्हें याद आई ऐसी कई घटनाएं जब वो इतना पजेसिव हो उठा था कि उसे उनका किसी और से बात करना भी गवारा नहीं हुआ था। मगर प्यार अपने सिवा कुछ देखने ही कहाँ देता है। तब उन्हें लगा था कि वे कितनी खुशनसीब हैं कि उन्हें मनोज जैसा इस कदर प्यार करने वाला मिला कि वो उसे। मगर शादी के बाद उन्हें पता चल गया था कि जिसे वे प्रेम का अतिरेक समझ रही थीं वो उसका प्रेम नहीं था, शक था। और फिर तो मनोज के शक्की स्वभाव ने उनका जीना ही दूभर कर दिया था। बाद में उसके शक की तो कोई सीमा ही नहीं रह गई थी। अंतरंग क्षणों में भी घूम फिर कर वो वहीं जा पहुंचता। तुम इतनी सुंदर हो,
तो तुम्हारे बहुत से आशिक रहे होंगे। मुझसे पहले कोई भी तुम्हें अच्छा लगा होगा। फिर तुम तो गांव से हो, वहाँ तो चोरी छुपे सब कुछ होता है। मैंने तो सुना है कि खेतों में सारी हदें पार हो जाती हैं। और खिलाड़ी भी तो रही हो, तो कोई खिलाड़ी, कोई कोच, कोई तो मन को भाया होगा ना। सोचते हुए अब उनकी सोच बीते हुए हर एक पल को खंगाल रही थी। मनोज की सरकारी नौकरी थी, सो एक ही जगह जमकर रहना कभी हुआ ही नहीं था। हर साल ट्रांसफ़र, अलग अलग शहर, अलग अलग लोग। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी से रिश्ता बन पाता। मगर फिर भी हम जहाँ भी गए, मनोज ने मेरे आशिक ढूंढ निकाले थे। दूध वाले, सब्जी वाले, किसके साथ नहीं जोड़ा था मुझे। और एक बार तो हद ही हो गई थी, जब अनुज के साथ भी। अनुज मेरे मायके से था, हमारे पड़ोस में रहता था उसका परिवार। उसे राखी बांधती थी मैं, पर उसने उसके साथ भी नहीं छोड़ा। नहीं, अब और नहीं सोचकर मैंने मनोज का घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। मगर माँ ने समझाया था मुझे कि ऐसी हालत में ये फैसला सही नहीं होगा। होने वाले बच्चे को माँ और बाप दोनों की ज़रूरत होगी। उन्होंने मनोज को भी समझाया था, वो मान भी गया था और उसने वादा भी किया था कि अब वो ऐसा नहीं करेगा। कुछ दिन तक तो सब ठीक भी रहा, और अंकुर के जन्म के बाद तो मुझे भी लगा था कि सब ठीक हो गया। मगर कुत्ते की पूंछ, सो फिर वही सब शुरू हो गया था। और इस कदर कि मेरा दम ही घुटने लगा था। मगर अपने बच्चे के लिए मैं सब कुछ चुपचाप सहती चली जा रही थी। पर कब तक चुप रहती। सो प्रतिरोध करने लगी थी मैं। मगर मेरे प्रतिरोध का उस पर उल्टा ही असर हुआ, और वो और उग्र होकर मन के साथ साथ मेरी देह को भी प्रताड़ित करने लगा। जिस अंकुर के लिए मैं ये सब सहती आ रही थी, वही अंकुर अब सहमा सहमा सा रहने लगा था। और बच्चे की खातिर मैंने समझौता सा कर लिया था। फिर चुप ही रहने लगी थी। भरसक कोशिश करती मैं कि ऐसी कोई नौबत ही ना आए, इसीलिए किसी के आने पर बाहर ही नहीं आती थी। मगर मनोज, उसके पास तो मुझे ताड़ना देने के लिए बहानों की कोई कमी ही नहीं थी। वो कहता, अच्छा तो तुम लोगों को ये दिखाना चाहती हो कि मैं तुम पर इतना जुल्म करता हूँ कि तुम्हें किसी से मिलने तक नहीं देता। तुम्हारे कुकर्म तो कोई जानता नहीं है ना, सो लोग तो मुझे ही इल्ज़ाम देंगे। मगर वे चुपचाप सुनती और सहती नहीं। बीतते समय के साथ तो कांटे ही कांटे उगाए थे उसकी जुबान में। फिर तो मेरे साथ अंकुर भी लहूलुहान होने लगा था। तब मैंने कई बार सोचा भी कि इससे तो अच्छा है कि हम अलग ही हो जाएं। पर माँ नहीं चाहती थी कि मेरा परिवार टूटे। चाहती तो मैं भी नहीं थी। मुझे भी ये डर तो था ही कि लोग क्या कहेंगे। अपनी मध्यवर्गीय सोच में जकड़ी हुई थी मैं। तब जमाना भी तो ऐसा नहीं था, सो सहना ही मेरी नियति थी। मगर भीतर ही भीतर टूट रही थी मैं। कहने को तो जी रही थी, पर कोई उमंग, कोई उल्लास नहीं बचा था मुझ में। और इसी बात का फ़ायदा उठाने लगा था मनोज। उसकी अय्याशियाँ और उसकी फिजूल खर्ची भी बढ़ती चली गई थी। फिर तो उसने हमारी जिम्मेदारी से भी मुंह मोड़ लिया था। इसी बीच गबन के केस में फंसकर वो निलंबित भी हो गया था। मैंने तब भी कुछ नहीं कहा था और चुपचाप उसकी सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। ट्यूशन करके घर चलाने की कोशिश करती रही। फिर भी 24 घंटे की किटकिट और लांछना ही हाथ आई थी। पर तमाम लांछनों के बाद भी मैं सब सहती रही थी कि अंकुर को माँ के साथ साथ पिता की भी ज़रूरत होगी। मगर उस दिन का उसका वो शब्द दंश, उसे भूलकर सबसे पहले मैंने यही सोचा था कि अच्छा है कि अंकुर यहाँ नहीं है, वरना। मगर मैं ये सोच ही रही थी कि मम्मा, ये वर्जिन क्या होता है। उसके इस वाक्य ने मेरी तंद्रा तोड़ी थी और मैंने पलट कर देखा था। मेरे पीछे अंकुर खड़ा था और उसकी आंखों में भय के साथ साथ कई सवाल लहरा रहे थे। बोलो ना मम्मा, वर्जिन क्या होता है, कहता हुआ वो मुझे देख रहा था। और मैं उसे क्या बताती कि वर्जिन क्या है। सो फुक्का फाड़ कर मैं रो पड़ी थी। और शब्द का अर्थ न समझते हुए भी उसने जान लिया था कि वो कोई गंदा शब्द ही है। और रो नहीं मम्मा, पापा बहुत गंदे हैं, मैं बड़ा होकर उन्हें खूब मारूंगा, कहते हुए वो मुझसे लिपट गया था। फिर उसकी नज़र उस आंचल के फटे टुकड़े पर पड़ी। पापा ने आपकी साड़ी फाड़ दी ना, कहकर वो दौड़कर मेरा फटा आंचल उठा लाया था। फिर ढूंढ ढांड कर सुई धागे का डिब्बा भी ले आया और लो मम्मा, इसे सिल लो। मैं उसे देखती रह गई थी। कैसे बताती उसे कि मेरा आंचल ही नहीं फटा है, मन भी तार तार हो गया है। इस फटे आंचल को सिलने के लिए तो ये सुई है बेटा, पर मन उसे किस सुई से सिलूं कि। और मैं ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी थी। मुझे ज़ोर ज़ोर से रोता हुआ देखकर मम्मा रो मत, पापा गंदे हैं, हम ऐसे पापा के साथ नहीं रहेंगे, कहते हुए वो भी रोने लगा था। उसके आंसू देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था। मेरा रोना उसमें असुरक्षा भरने लगा था।
ये देख मेरा मन जार जार हो उठा था और मैं अपने आंसू पोंछ कर उसे पुचकारने लगी थी। नहीं, ऐसे नहीं रोते बेटा, तुम तो बहादुर बेटे हो। देखो अब मम्मा भी नहीं रो रही। कहते हुए मैंने बरबस अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की थी, मगर वो अपमान की पीड़ा थी, सो रह रह कर बहने लगती थी। मगर अब और नहीं, सोचकर उन्होंने फैसला ले लिया था कि अब उसे अपनी अस्मिता को और रौंदने नहीं देंगी। और वे उसकी उस देहरी को फलांग गई थी, वो देहरी जो उन्हें हमेशा लहूलुहान किया करती थी। अब अपने मोर्चे पर अकेली थी वो, एकदम अकेली। मगर अब नसीहत देने वालों की बाढ़ सी आ गई थी। तब तक माँ इस दुनिया से जा चुकी थी, मगर उनकी जगह भाभीयों ने ले ली थी। गाहे बगाहे वे सब अपनी नसीहतों की टोकरी लेकर आ ही जाती थीं और उन्हें मनोज के पास भेजने की कोशिशें करती। भाई भी उन्हीं का साथ देते। कहने को तो वे उनका ही भला चाह रहे थे, मगर हकीकत क्या थी इसे वे जानती थीं। उनकी बातों से वे आहत ही होती हैं, ये जानकर भी वे बाज नहीं आते थे। मगर वे अपने फैसले पर अडिग रहीं और फिर एक दिन दृढ़ स्वर में सबके सामने अपना अंतिम फैसला रख दिया कि वे मनोज को नहीं अपनाएंगी, कभी भी नहीं। तब तक वे जान चुकी थी कि अपने मोर्चे पर वे बिल्कुल अकेली हैं, उन्हें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है। वे समझ चुकी थीं कि जब मामला औरत के स्वाभिमान का, उसके अस्तित्व का होता है, तब कोई साथ नहीं देता, न पिता, न भाई, न ही और कोई। वे सब तो पुरुष सत्ता के ही अंग हैं। और पुरुष सत्ता वो भला कब चाहती है कि कोई औरत उसकी जकड़न से बाहर निकले। सो पुरजोर विरोध हुआ था उनका। भाइयों ने पहले तो समझाने का अभिनय किया, फिर जीवन पर उनका मुंह न देखने की धमकी देकर किनारा कर लिया था। मगर अब रिश्तेदारों को उनकी फिक्र सताने लगी थी, सो मौका बेमौका वे भी उन्हें समझाने चले आते थे। उस समय उनके उस कस्बे के लोग औरत के प्रति इतने उदार नहीं हुए थे कि उसके परित्यक्त जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते। उनके अंकुर को कोई ताने न मारे, इसीलिए वे कस्बा छोड़कर यहाँ इस महानगर में चली आई थीं। यहाँ बहुत सी मुश्किलें थीं, मगर उन कस्बाई सवालों के लिए किसी के पास फुर्सत नहीं थी। इस महानगर में आकर उन्होंने सब कुछ नए सिरे से शुरू किया था। जीविका के लिए ट्यूशन किया, फिर किसी तरह प्राथमिक स्कूल की नौकरी मिली तो आगे और पढ़ाई भी की। प्राइमरी स्कूल से शुरू करके प्रोफेसर के इस पद तक पहुँचने में एक लंबा सफ़र तय किया था उन्होंने। इसी बीच मनोज की ओर से डिवोर्स का प्रस्ताव आया तो उन्होंने तत्काल स्वीकृति दे दी थी, पर उन्होंने अपनी दूसरी शादी नहीं की। उनके जीवन में अंकुर ही उनकी पहली प्राथमिकता रहा, उसी के लिए जीती रही थी वे। अब अंकुर इंजीनियर है और 2 साल पहले उन्होंने उसकी पसंद की लड़की से उसका विवाह भी कर दिया था। उसके विवाह में भी तो कितनी मुश्किलें आई थीं। लड़की के पिता राजी ही नहीं हो रहे थे। जाति के साथ साथ उनका परित्यक्ता होना भी उस विवाह में बाधक बना रहा था। बहुत मुश्किल से राजी हुए थे वे। कितने अजीब और दोहरे नियम हैं हमारे समाज के, जहाँ पुरुष से तो कुछ भी नहीं पूछा जाता, मगर स्त्री, उसकी तो पूरी जन्मपत्री ही बाँची जाती है। मुझसे भी तो कितने सवाल किए गए थे। उन सवालों से एक बार फिर आहत हुई थी मैं, पर अंकुर की खुशी के लिए सब स्वीकार किया था मैंने। बच्चों की खुशी का हवाला देकर मैंने ही राजी किया था उन्हें। अब तो अंकुर खुशहाल जीवन जी रहा है, अमेरिका में है वो, और मैं सोच रही थी वे। अकेली तो मैं पहले भी थी, मगर उसके अमेरिका चले जाने के बाद बहुत अकेला सा महसूसने लगी हूँ मैं। अब तक मेरे जीवन का केंद्र बिंदु अंकुर ही तो था, उसके इर्द गिर्द ही घूमती रही थी मैं। पर अब ये सच है कि वो अभी भी बहुत मानता है मुझे, मगर अब वो दूर देश चला गया है। फिर अब उसके जीवन में कोई और भी शामिल हो चुका है, सो अब उसकी अपनी एक अलग ही दुनिया है। मैंने कोशिश की थी कि उसकी उस दुनिया में शामिल हो जाऊं, इसीलिए कई बार उसके पास भी गई, पर वहाँ का जीवन मुझे रास ही नहीं आया था। और फिर वो अंकुर की अपनी दुनिया थी, सो उसकी दुनिया में ज़्यादा हस्तक्षेप भी तो ठीक नहीं था। इसीलिए मैंने अपने पुराने शौक़ को फिर अपना लिया था और अपने आप को पढ़ने लिखने में मशगूल कर लिया था। अब एक विशाल लेखकीय जगत मेरे पास था, फिर भी एक अकेलापन अक्सर कचोटने लगता था मुझे। लगता कि कोई तो हो जिससे मैं अपनी मन की बात कह सकूं, जो मेरे सुख में दुख में भागीदार बने। ऐसे समय में डॉक्टर शेखर से मुलाकात हुई थी। यूँ तो वे अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, मगर हिंदी साहित्य की उनकी जानकारी हिंदी वालों से कहीं अधिक थी। सो कॉलेज के खाली समय में हम अक्सर साथ होते थे। एक सी सोच और रुचियां होने के कारण घंटों बातें होती थीं। साहित्य की गहरी समझ थी उनमें। फिर उन्होंने मेरी कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया।
पत्नी की मृत्यु के बाद उनका जीवन भी मेरी तरह अकेलेपन से जूझ रहा था, सो उन्हें भी ये साथ अच्छा लगता और कॉलेज के बाद भी लाइब्रेरी में हमारा समय बीतने लगा था। शायद ऐसे ही क्षणों में वाणी विहीन भावनाएं जन्मी थीं और फिर गहराती ही चली गई थीं। डॉक्टर शेखर औरों से बहुत अलग लगे थे मुझे। औरों की तरह मेरे बीते दिनों में झांकने की कोई कोशिश भी नहीं की थी उन्होंने, और ना ही उनकी नज़रों में कभी वो सब नज़र आया था जो औरों की नज़रों में पहली ही मुलाकात में उभर आया करता था। डॉक्टर शेखर से मुझे भरपूर सम्मान भी मिला था, वरना लोगों की नज़रों में तो मैं हमेशा ही एक परित्यक्ता स्त्री ही रही। परित्यक्ता स्त्री यानी बुफे सिस्टम में रखी हुई मिठाई, जिसे कोई भी अपनी प्लेट में रखने का अधिकार रखता है। लोगों की इसी सोच के कारण जाने कितने लोगों से मेरी दुश्मनी तक हो चुकी थी। फिर मैंने अपना एक छोटा सा घेरा बना लिया था और उसमें सिमटती चली गई थी। मगर डॉक्टर शेखर ऐसे नहीं थे। उनकी इन्हीं बातों से तो मैं उनकी ओर खिंचती चली गई थी। सोचते हुए आज सुबह की वो बातें उनके मन में फिर उभर आई थीं। वसुधा जी, आप बहुत अच्छी हैं, क्या अपनी इस अच्छाई में हमें शामिल करना चाहेंगी? उन्होंने कहा तो ये सुनकर संकुचित सी हो उठी थी वे। फिर उनके संकोच को समझकर ही डॉक्टर शेखर ने अपनी बात और स्पष्ट की थी। जिंदगी की शाम में आप मेरी रोशनी बनेंगी तो ये मेरा सौभाग्य होगा। और वे कुछ और अधिक सकुचा गई थीं, इतनी कि उनसे कुछ बोलते ही नहीं बना था। उन्हें यूं सकुचाते देख, अच्छा अब मैं चलता हूँ, मगर आपके जवाब की प्रतीक्षा रहेगी मुझे, कहकर वो चले गए थे। मगर अपने पीछे छोड़ गए थे एक प्रश्न जिसने उन्हें वर्षों पीछे ढकेल दिया था। डॉक्टर शेखर का प्रस्ताव असंगत तो नहीं है? जीवन के इस मोड़ पर आकर एक साथी की ज़रूरत तो मुझे भी है। फिर उनसे मेरे विचार, मेरी रुचियां भी तो मेल खाती हैं। सो बाकी जीवन उनके साथ गुजरे, ढलती उम्र में हम एक दूसरे का सहारा बने तो उसमें हर्ज ही क्या है? वे सोच रही थीं कि टन टन घड़ी ने 5 बजाए तो उनकी तंद्रा टूटी। शाम हो चली थी। इन 6 घंटों में उन्होंने अपना पूरा विगत ही जी लिया था। कितना दर्द और कितना अपमान भरा था इसमें। तभी तो वे कभी भी किसी पुरुष पर विश्वास ही नहीं कर पाई थीं और जीवन के सफ़र को अकेले तय करने का फैसला कर लिया था। मगर डॉक्टर शेखर से मिलने के बाद उनकी धारणाएं बदल सी गई थीं। अब उन्हें भी लगने लगा था कि यूं नितांत अकेले जीना मुश्किल होगा। पर लोग क्या कहेंगे कि इस उम्र में? मन के किसी कोने से आवाज़ आई। लोगों का क्या, वे तो कहते ही रहते हैं, मुझे उनकी परवाह नहीं है। मगर मुझे अंकुर की परवाह है और मुझे विश्वास है कि वो समझेगा। फिर ये कोई युवावस्था प्रेम तो नहीं है जिसमें देह की उद्दामता शामिल होती है। ये तो मन की ज़रूरत है, भावनात्मक जुड़ाव है ये। वे अपनी इन्हीं सोचों में उलझी हुई थीं कि ठक ठक दरवाजे पर होती दस्तक ने उनका ध्यान खींचा था। उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने मोहन खड़ा था। डॉक्टर शेखर का नौकर था। ये साहब ने भेजा है, कहकर उसने एक उन्हें पैकेट थमा दिया और चला गया। लाल रंग का छोटा सा पैकेट था वो, जिस पर सुनहरा रिबन कुछ यूं बांधा गया था कि उसे बहुत आसानी से खोला जा सके। मगर वे उसे थामे हुए दरवाजे पर ही खड़ी रहीं। उन्होंने उसे खोला नहीं। उस पैकेट को उन्होंने इस अंदाज में थाम रखा था मानो वो कोई आकाश कुसुम हो और धरती से स्पर्श होते ही लुप्त हो जाएगा। उसके भीतर क्या है, इसे लेकर उनके मन में कोई जिज्ञासा नहीं थी। मानो जो भीतर था उसे वे महसूस कर रही हों। देर तक वे यूं ही खड़ी रहीं, फिर भीतर जाकर पलंग पर बैठ गईं और धीरे से रिबन खोला तो मन के तार एक बार की झनझना उठे। वो उनकी कविताओं का संकलन था, वही जिसका डॉक्टर शेखर ने अनुवाद किया था। देर तक वे उसके मुख पृष्ठ को देखती रहीं, सहलाती रहीं, मानो वो कोई नन्हा सा शिशु हो। ये मेरी कृति है, मेरे अपने भावों की अनुकृति। डॉक्टर शेखर ने तो बस एक नया कलेवर ही दिया है इसे। सोचते हुए उन्होंने धीरे से पन्ने पलटे तो निवेदन की पंक्तियों पर नज़र जा ठहरी। निवेदन अंग्रेजी में था, मगर उसके भाव उनके मन को छू रहे थे। इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ है उनका ही है, वही उन्हें लौटा रहा हूँ मैं। मन की समस्त भावनाओं सहित यह अर्पित है उन्हें ही, जिनकी ये कृति है। नहीं, ये कृति अब केवल मेरी नहीं, इस पर डॉक्टर शेखर का अधिकार मुझसे अधिक है। माना कि ये मेरी आत्मा है, पर इसे एक नया रूप और आकार तो उन्होंने ही दिया है। सोचती हुए देर तक उसे देखती रहीं और पन्ने पलटती रहीं। तभी अचानक एक कागज़ का टुकड़ा हाथ आया था। खत था वो, चंद पंक्तियों का छोटा सा खत। वसुधा जी, अभिलाषा तो ये थी कि ये कृति आपको अपने हाथों से भेंट करता, पर आज सुबह की घटना ने मुझसे वो शक्ति ही छीन ली कि मैं आपके सामने आकर
हो सके तो मुझे क्षमा कर दें। और इस पत्र ने उन्हें फिर से वहीं उसी बिंदु पर ला खड़ा किया था जहां आज सुबह से खड़ी थी वे। क्या करूं मैं? मेरा मन तो डॉक्टर शेखर के साथ है। अब मुझे एक साथी की ज़रूरत तो है, और डॉक्टर शेखर से अच्छा साथी और कौन होगा भला? पर यह समाज क्या कहेगा वो कि इस उम्र में आकर, और मेरा परिवार भी कहाँ मानेगा इसे? मगर इस तथाकथित समाज और अपने उस परिवार की तो कोई परवाह ही नहीं है मुझे। वो परिवार जिसने मुझे कठिनाई भरे उस समय में मुझे अकेला छोड़ दिया था। पर अंकुर, वो तो मेरे जीवन की धुरी रहा है, वो क्या सोचेगा? मन में सवाल उठा और मन ने ही जवाब दिया। वो समझदार है, समझेगा मुझे। मैं आज ही बता दूंगी उसे। हाँ, यही ठीक रहेगा। आज रात वीडियो चैट के समय कह दूंगी उससे कि मैं। क्या कह दोगी? ये कि तुम डॉक्टर शेखर से? कह पाओगी तुम? उसके मन ने प्रश्न किया। तो उन्होंने महसूस किया कि अपने बेटे से यूं रूबरू ये कह पाना तो मुमकिन नहीं ही होगा, पर कहना तो होगा ही। फिर क्या करूं? क्या डॉक्टर शेखर से कहूं कि वे ही? नहीं, ये भी सही नहीं होगा। कहना तो मुझे ही होगा। वे सोच रही थीं कि तभी डॉक्टर शेखर का पत्र उनके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ा था और उसी क्षण उन्हें अपनी राह मिल गई थी। हाँ, ये तरीका सही रहेगा। फिर मेल से पत्र पहुंचने में वक्त ही कितना लगेगा? सोचकर उन्होंने मेल पर पत्र टाइप किया। उनका मन तो कर रहा था कि उसे तुरंत ही मेल कर दें, मगर इतना उतावलापन भी ठीक नहीं। सोचा और दूसरे दिन कॉलेज जाकर सारा काम निपटाने के बाद ही वो पत्र मेल किया। मगर कॉलेज में उनका मन नहीं लग रहा था। डॉक्टर शेखर भी छुट्टी पर थे, सो जल्दी लौट आई थी वे। घर आकर भी बहुत अनमनी सी रहीं। किसी काम में मन ही नहीं लग पा रहा था। बेटे के जवाब का इंतज़ार था उन्हें। इसी बीच उन्होंने कई बार अपना इनबॉक्स खोला। कई ज़रूरी मेल आए थे, मगर वो मेल वहाँ नहीं था जिसका वे इंतज़ार कर रही थी। फिर तो बहुत से दिन और बीत गए थे, मगर अंकुर की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं आया था। अब उनके दिन बड़ी मुश्किल से बीत रहे थे, पर वे अभी भी अंकुर के मेल का इंतज़ार कर रही थी। और एक दिन सुबह सुबह डोरबेल बज उठी। दरवाज़ा खोला तो सामने अंकुर खड़ा था। अरे, तुम आ गए, पर ऐसे अचानक, बिना बताए? वैसे अच्छा ही हुआ तुम आ गए, मैं तुमसे मिलना ही चाह रही थी, बड़ी सहजता से कहा था उन्होंने। मगर अंकुर, उसने उनकी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। वो खामोशी बना रहा। कुछ देर तक तो अपलक नेत्रों से उन्हें देखता रहा, फिर भीतर चला गया था। और वे चकित सी खड़ी रह गई थी। यह वही अंकुर था जो पहुंचते ही भूचाल सा बन जाता था। मम्मा ये हुआ, मम्मा वो हुआ कहते हुए जब तक अपनी सारी बातें उनसे कह नहीं लेता था, चुप ही नहीं होता था। मगर आज इस कदर खामोश है कि अपनी मम्मा के बारे में पूछा तक नहीं कि वे कैसी हैं। वे सोच ही रही थी कि तभी वो बाहर आया और, मम्मा, ये आपको क्या हो गया है? अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का तो कुछ ख्याल कीजिए। इस उम्र में भी ये सब? और उसका एक एक शब्द उनके मन में नश्तर जैसा लग रहा था, मगर ये आखिरी वाक्य तो बर्छी की तरह उसके सीने में ही जा चुभा था। और वे छटपटा उठी थी। क्या कहा तुमने? इस उम्र में भी? यानी तुम कहना चाह रहे हो कि मैं हर? कहते हुए तड़फ कर उन्होंने अंकुर की आंखों में देखा। आपको क्या लगता है कि मुझे कुछ याद नहीं? पापा ने आपको यूं ही तो नहीं छोड़ा होगा ना? कहते हुए उसकी आंखों में रंच मात्र भी शर्म नहीं थी, और वे कठुआई सी उसे बस देखे जा रही थी। इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा था कि आप मेरे साथ चलें, पर नहीं, आपको तो ये गुल खिलाना था। सच कहा जाता है कि औरत को कभी भी आज़ाद नहीं छोड़ना चाहिए, पर अब और नहीं। अब आपकी कोई मनमानी नहीं चलेगी, आप मेरे साथ चल रही हैं बस, कहकर वो भीतर चला गया था। और वे, मेरे त्याग का ये परिणाम कि आज मेरे बेटे ने ही मुझ पर? नहीं, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। बेटा होता तो यूं इस तरह लांछन लगाता? ये मेरा अंकुर है ही नहीं। ये तो कोई पुरुष है जिसकी नज़र में औरत सिर्फ औरत ही होती है। पर मैंने तो अपने बेटे को बुलाया था, उस बेटे को जो मेरे हर सुख दुख का गवाह था, जो मेरी जरा सी तकलीफ़ पर छटपटा उठता था। ये कौन है जो मुझे ऐसे बाणों से बींध गया जैसे? नहीं, आज मेरे सामने मेरा बेटा नहीं, मेरे सामने वही पुरुष आ खड़ा हुआ है जिसने बरसों पहले इसी तरह अपने बाणों से बींध दिया था मुझे। वो पुरुष जिसकी नज़रों में मैं सिर्फ देह थी। देह से अलहदा मेरा अपना कोई वजूद ही नहीं। इन्हीं सोचों के बीच न चाहते हुए भी उन्हें मनोज यादव आया। क्या ये उसी के खून का असर है कि आज ये यूं? और मेरा मेरा कोई असर नहीं हुआ इस पर?
मैंने इसे अपने भीतर 9 महीने सहेजा, पौधे से पेड़ बनाया, उसका कोई असर नहीं। मुझे तो लगा था कि ये मुझे समझेगा, साथ देगा मेरा, पर इसने तो मुझे ऐसी लांछना दी कि ऐसा कैसे हुआ? मैंने तो इसे एक बेटे के रूप में पाला था, मगर ये पुरुष, ये कैसे उगाया इसमें? और आज से पहले कहाँ छिपा था ये? वे अपनी इन्हीं सोचों में डूबी थीं कि आप मेरे साथ चलने की तैयारी कर लीजिए, हम कल सुबह ही निकलेंगे, मैं तब तक ब्रोकर से मिलकर आता हूँ, कहकर वो सपाटे से बाहर निकल गया था। और वे कुछ पल तो समझने की कोशिश करती रहीं, फिर जैसे ही सब उनकी समझ में आया, उनके भीतर कुछ सुलग सा उठा था। तो इस घर का सौदा करने गया है वो? ऐसे कैसे? मेरे जीवन भर के संचय को ऐसे एक पल में? और मैं कहाँ रहूँगी मैं इसके साथ, जिसने मुझ पर ऐसा लांछन? क्या मैं अपना स्व खोकर, अपने आप को भूल कर रह पाऊंगी वहाँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। सोच कर वे उठी और अपने कमरे में चली गई थी। गहराती रात के साये में लौट कर आया था अंकुर। उसने देखा उनके कमरे की लाइट अब तक जल रही थी। उसने दरवाजे को ठेला तो दरवाज़ा खुल गया। वे पलंग पर बैठी नजर आईं तो, अरे आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं की? हमें सुबह ही निकलना है। कहते हुए वो उनके और करीब आया तो पल भर को उन्हें लगा कि वो उनका ही अंकुर है, पहले वाला अंकुर। और उन्होंने एक बार फिर कोशिश की कि उसे अपनी बात समझा सकें, पर वे गलत थी। वो तो कोई और ही था जो कुछ समझना ही नहीं चाहता था। वो तो जैसे फैसला करके ही आया था, और वो फैसला एक पुरुष का फैसला था जिसे टालने का मतलब वो अच्छी तरह समझती थी। सो तो आपने जानबूझकर अभी तक अपनी पैकिंग नहीं की? आखिर क्या चाहती हैं आप? यही कि मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही न रहूं? अंकुर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। अपने लिए एक साथी की चाह कोई अपराध तो नहीं, और अगर है तो ये अपराध तो तुम्हारे पापा ने बरसों पहले कर लिया था, तब तो तुमने। कहते हुए उन्होंने सीधे उसकी आंखों में देखा था। उफ, ये आपके कुतर्क, मैं आपको कैसे समझाऊं? ये दुनिया आपके किस्से कहानियों की दुनिया नहीं है, जहां औरत खुद मुख्तियार होती है। यहाँ वो सब नहीं चलता जो आप लिखती हैं। कहते हुए उसके स्वर में रुखाई उतर आई थी। कहानियां निराधार नहीं होती, वे भी तो इसी समाज में जन्म लेती हैं, कहा उन्होंने। पर अंकुर ने उसे अनसुना करते हुए अपना फैसला सुनाया। बस, अब इस विषय पर कोई बात नहीं होगी, हमें सुबह ही निकलना है। सो आप अपने कपड़े पैक कर लें, बाकी सब मैं बाद में तय करूँगा। ये आदेश देकर वो अपने कमरे में जाने ही लगा था कि नहीं अंकुर, मैंने निर्णय लिया है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कहती हुई उनकी आवाज़ में एक दृढ़ता सी उतर आई थी। उस दृढ़ता से अंकुर क्षण भर को विचलित भी हुआ था, और पलांश को उसे लगा भी कि वो गलत है, पर तत्काल पुरुषत्व के दम्भ ने उसे अपनी चपेट में ले लिया था। और ठीक है, अगर आपका यही फैसला है तो आज से हमारे बीच सब खत्म, अब कोई रिश्ता नहीं है हमारा, कहकर वो अपने कमरे में चला गया और अपना बैग लेकर तत्काल बाहर चला गया। मगर जाते जाते उन्हें पलटकर ऐसी नज़रों से देखा कि वो कठुआई सी खड़ी रह गई थी। वे रोकना चाहती थीं उसे, मगर रोक नहीं पाई थीं, बस देखती रह गई थीं उस तिरस्कार को जो उसकी आंखों में उनके लिए उतर आया था। ऐसा क्या किया है मैंने? अपने जीवन के बचे हुए साल ही तो अपने लिए खर्चना चाहा है। क्या औरत को अपना जीवन पर भी कोई अख्तियार नहीं? और पुरुष, उस पर कोई बंधन नहीं, वो जैसा चाहे वैसा जीवन जी सकता है। मगर औरत, माना कि परिवार के लिए, खासकर बच्चों के लिए उसकी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा ही बनती है, पर मैंने तो अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा दी। फिर भी क्या मेरा अपनी ज़िंदगी पर कोई हक नहीं? वे देर तक सोचती रहीं। इसी उधेड़बुन में कब रात बीत गई उन्हें पता ही नहीं चला। उधर एयरपोर्ट की लॉबी में बैठा अंकुर भी कहाँ सो पाया था। सारी रात आंखों ही आंखों में बीत गई थी। कई बार तो उसे लगा भी था कि मम्मा गलत नहीं है, अपना जीवन जीने का हक उन्हें भी है, सोचता वो। पर दूसरे क्षण उसका पुरुष उठ खड़ा होता और नहीं, ये गलत है, लोग क्या कहेंगे, और मैं समाज को क्या जवाब दूंगा, खासकर अपने ससुराल पक्ष को। उन्हें तो मेरे विवाह से ही आपत्ति थी, कितनी मुश्किल से सब सेटल हो पाया है, तो अब मम्मा का ये फैसला, वो भी इस उम्र में। उन्हें जरा भी ख्याल नहीं कि मुझ पर क्या बीतेगी। सोचते सोचते पौ फट चली थी और पूरब के आकाश में उजास उभरने लगी थी। मगर उस उजास के बीच एक काली सी रेखा उभर आई थी। उस रेखा के उस पार वे थीं और इस पार था पुरुष सत्ता का एक प्रतिनिधि।
अभी आप सुन रहे थे समाज की एक ज्वलंत मसले पर आधारित विचारणीय कहानी उजास और कालिमा के आर पार। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।